हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा जो नई भर्ती 2024 में आने वाली है, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें से जो है ना, सेट नंबर 2 ही अभी तक चल रहा है, जो 64 पोस्ट मेंस का है, जो 3/9/2023 को हुआ है। ये इसका आज पार्ट हम लोग 4 करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग 50 क्वेश्चन तक पार्ट 3 में करवा दिए थे, क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा कराना पड़ता है, जो टाइम लगता है। यह 3rd एडिशन का है, इसमें फुल सॉल्यूशन के साथ होता है। टोटल 25 सेट है और धीरे धीरे सेट को करवा रहे हैं, सारा सेट कंप्लीट करवा देंगे। तो आज जो होगा ना, इसमें 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या है? तो देखिए, इसमें जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है आपको खेत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत। देखिए, खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। यहाँ नोट देख लीजिए, सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक बर्टलैंड जो 1987 थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया था। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। बावन नंबर का प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम VO चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो यहाँ देखिए, कुछ भारत के प्रमुख बंदरगाह को देख लेते हैं और कहाँ अवस्थित है। देखिए, कांडला पोर्ट यानी नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, यह अवस्थित है कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में। कोलकाता बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हुगली नदी तट पश्चिम बंगाल में। कोचीन बंदरगाह जो वेम्बनाड कयाल मुहाने केरल में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु कर्नाटक में। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, यह है आपको मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू या नौहान सेवा बंदरगाह पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। मोरमुगांव बंदरगाह जुआड़ी नदी के बाएं तट पर गोवा में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सबसे गहरा है, और इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाया जाता है, यह आंध्र प्रदेश में है। 53 नंबर का प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किससे किया था? यह किया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। 53 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किया। याद कीजिएगा आप लोग, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 54 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो देखिए, इसका कार्य जो होगा आपको पहला ए में है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। इसके बाद बी में है अभिक्रिया की दर को घटा देना। दोनों कार्य है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। 55 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण था आपको, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत
उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्कनहेड द्वारा किया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। इसीलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। 56 नंबर का प्रश्न है, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। इसका नायक था MS खां। ऑप्शन नंबर सी, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खां के नेतृत्व में किया था। 57 नंबर का प्रश्न धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण इसमें सोना है, चांदी और लोहा है। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होता है? जिन खनिज में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। धातु के उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा यानी मरकरी, मॉलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ इत्यादि। धातुओं के भौतिक गुण देखिए इसमें। धात्विक चमक, शुद्ध रूप से धातु चमकदार होती है। आघात वर्गीयता, धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कठोरता, वस्तुएं सामान्यतः कठोर होती है। अंठावनवां प्रश्न है, बेला डीला जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बेला डीला जो है आपको लौ एश के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में लौ एश के 2 प्रमुख प्रकार के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौ एश के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है। उनसठ नंबर का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? देखिए महोगनी और रोडवुड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए वनस्पति क्या है। ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन वनस्पति के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। प्रमुख वनस्पति है जैसे साल है, सागवान है, शीशम है, बेंत है, चंदन है, आंवला है, शहतूत और महुआ दी है। देखिए नोट में क्या है, बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी आदि शुष्क कंटीली वनस्पति के उदाहरण है। 60 नंबर का प्रश्न, नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? ये है आपको केरल का। ऑप्शन नंबर डी केरल। इकसठ नंबर प्रश्न, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित? नरोरा है आपको कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ट्राम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्र में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र यानी भारत का प्रथम नाभिकीय यानी ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। कुछ देख लेते हैं आपको यहाँ पे। रावत भट्टा नाभिकीय संयंत्र ये आपको राजस्थान में है। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में। कंगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। काकरापाड़ा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में। नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में। 65 नंबर प्रश्न है, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? यह है आपको बोध गया में। 62 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया।
63 नंबर प्रश्न, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया था आपको चेन्नई में। 63 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 ईस्वी में भारत में पहली बार समुद्री सीपीओ का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत जो है 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। 64 नंबर का प्रश्न, गारो, खांसी एवं जयंतिया एक भाग है, किसका भाग है? यह भाग है आपको प्रायद्वीपीय पठार का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। गारो, खांसी, जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अधिनियम त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार है। 65 नंबर प्रश्न, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? यह चलाया गया आपको इंटरनेट साथी। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट साथी। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 95 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए? विधान परिषद का बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये होनी चाहिए आपको 30 वर्ष। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य हेतु 30 वर्ष। 96 नंबर प्रश्न है, वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपको सड़क परिवहन से, ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान के NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों की संख्या 194 है। 98 नंबर प्रश्न है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घटेगी। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी घटेगी। 99 नंबर प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, क्या? देखिए दूध का, ऑप्शन नंबर डी। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन, देखिए यहाँ दूरी होगा, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गया, दूरी का। ओडोमीटर का एक उदाहरण, इसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर का यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, यह भूकंप की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है। फाइडोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। रेन गेज, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टिनोमीटर, इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। बल एक सदिश राशि, इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। 100 नंबर का प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी यह मिलेगी आपको देवप्रयाग में। 100 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में है।
अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो है विष्णु प्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी यानी काली गंगा का संगम जो है रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है नंद प्रयाग में है। तो ये जो है सेट नंबर 2 जो मेंस का था ये कंप्लीट हो गया है और ये 4 पार्ट में इसका वीडियो बना है और इसका जो है मास्टर वीडियो भी बना देंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।